दोस्तों 28 फरवरी को हमारा कक्षा 11वीं का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का एमपी बोर्ड का वार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। इसलिए लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं ताकि आप होने वाले एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 3 अंक की वाली अति महत्व प्रश्नोत्तर। ये पार्ट 2 हमारा रहने वाला है। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको 2 अंक की वाले महत्व प्रश्न बता दिए, 3 अंक की भी बता दिए, पार्ट 1 आ चुका है। ओके, वस्तुनिष्ठ भी आपको कवर कराते जा रहा हूँ। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं क्लास 11 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2026 क्रम से प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट पे जाकर आप क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी करते जाइएगा। तो समय मायने नहीं रखता पढ़ने के लिए, समय मायने नहीं रखता पढ़ने के लिए, बस मकसद और मन ही काफी है। पहला क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक की परिभाषा लिखिए तथा इसका मान बताइए। तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का आपको क्या बताना है, परिभाषा और उसका मान। तो मान तो देखिए आपको याद भी रखना है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक यानी से कैपिटल जी से हम प्रदर्शित करते हैं तो डायरेक्ट आ सकता है कैपिटल जी का मान क्या है। तो 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये पूरा आपको याद रखना, ऑब्जेक्ट में कई बार पूछा जा चुका है और आपका आ सकता है। अब परिभाषा किस प्रकार से, एकांक दूरी पर स्थित 2 एकांक द्रव्यमानों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का आंकिक मान सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक के बराबर होता है। एकांक दूरी पर स्थित 2 एकांक द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल का आंकिक मान सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक के बराबर होता है। तो हो जाता है आपके सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक की परिभाषा। मान हमने देख ही लिया है। फिर चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन अक्सर पूछे जा रहे हैं। अब क्या किया जाता है, जैसे आपका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है 3 नंबर या 4 नंबर का, तो एक बड़ा क्वेश्चन रखकर ओके क्या दो छोटे क्वेश्चन रख दिए जाते हैं। 2 नंबर वाले 2 क्वेश्चन रख दिए। ओके, तो 2 टॉपिक भी पूछ लिया आपसे। ओके, और इसके साथ ही और आपका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन भी कहलाया। चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है, तो चंद्रमा पर गैस के अणुओं का पलायन वेग चंद्रमा के वर्ग माध्य मूल वेग से कम होने के कारण चंद्रमा पर क्या है, वायुमंडल अनुपस्थित है। तो चंद्रमा पर क्या है, गैस के अणुओं का पलायन वेग चंद्रमा के वर्ग माध्य मूल वेग से कम है। यही कारण है कि क्या है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। मतलब मैं प्योर आपको यहाँ आंसर दे रहा हूँ, कोई भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं है। जितना आपको एग्जाम में जिस हिसाब से लिखना चाहिए उस हिसाब से आपको आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा स्मॉल जी और कैपिटल जी में आपको संबंध स्थापित करना है। इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। तो स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध जिस तरीके से लिखना है उस हिसाब से दिया है, तो आपको क्या प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ये आपका रहने वाला है स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध। एक बार इसके प्रैक्टिस करके आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। मैं बता चुका हूँ ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा हाई चांस इंपॉर्टेंट आने के। ओके, और आता ही है आपका, एक ना एक आएगा। वो 3-4 क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए तो आपको यहाँ 3 नंबर फिक्स हो ही जाएंगे। इसमें आपको क्या बिमी विधि से यथार्थता या शुद्धता की जांच करनी थी। आपको एक सूत्र दिया जाएगा और कहा जाएगा बिमी विधि से शुद्धता की जांच करें। तो हमें क्या ये दिया हुआ है, आप b² + u² + 2as। इस समीकरण की हमें क्या शुद्धता की जांच करनी है। तो बस किस प्रकार से करना पड़ता है, इसमें जो भी पद आ रहे हैं उनका आपको बिमी सूत्र आपको पता होना चाहिए। बिमी सूत्र आपको पता होना चाहिए, बस फिर आपका दिक्कत नहीं होगा। LHS लेंगे उसको आपको बिमी सूत्र रखेंगे, फिर RHS लेंगे उसका बिमी सूत्र रखेंगे, और LHS = RHS आ गया, यानी बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष आ गया, तो आपका क्या ये समीकरण शुद्ध माना जाएगा। इस बार से पहले आपको सबका लिखना है। पहले b का लिखिए, ओके, जिससे पहले s का लिखा बिमी सूत्र l, फिर आपका प्रारंभ वेग u का बिमी सूत्र लिखा दिया है, अंतिम वेग का भी ओके, फिर ये आपका एक है त्वरण है, त्वरण का बिमी सूत्र लिखा हुआ। तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, वेग का बल हो गया, आपका वेग हो गया, दूरी हो गया। ओके, तो इनका आपको क्या बिमी सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो बेसिक जितने भी हैं वो आपको तैयार होने चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ ये बिमी सूत्र संबंधित आपके ज्यादा क्वेश्चन नहीं। मैं आपकी बात करें 2 क्वेश्चन में पिछली वीडियो बताया था, 2-3 इस वीडियो में बता रहा हूँ, 4 या 5 ही होंगे आपके क्वेश्चन। उनके मतलब जितने भी है पद उनको तो आपको तैयार होना ही चाहिए। पूरा क्वेश्चन आपको क्या प्रैक्टिस करना है। तो हमने पहले जो भी पद दिए उनके बिमी सूत्र लिख दिए। हमारा समीकरण ये रहने वाला है। पहले हम बाएं पक्ष लेते हैं, तो बाएं पक्ष में b² है, तो इसका बिमी सूत्र हमारे इस प्रकार से निकल कर आएगा। ये है हमारा। ओके, तो यहाँ हमने देखा, क्या देखा हमने कि L भी है हमारा, T भी है, M नहीं है तो M0 हमने लिख दिया, बाकी तो ये 2 है ही है। ये हो गया आपका बाएं पक्ष का बिमी सूत्र। दाएं पक्ष का बिमी सूत्र हम देखें तो दाएं पक्ष के बिमी सूत्र में आपका आपका ये हो जाएगा u² है। ओके, तो इसका निकाल लिया है, और साथ ही 2 तो आपको हटा ही देना है। 2 तो आपका क्या है, एक आंकिक राशि हो जाती है। a और s का हमारा लिखना है, a और मल्टीप्लाई s का, तो ये हमारा निकलने वाला है। तो हमने देखा कि क्या है, क्या देखा कि दोनों पक्ष की सभी राशियां हैं m l t की b में समान है, इसलिए जो ये आपका जो समीकरण है वो शुद्ध है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न समीकरण की आपको शुद्धता की जांच करनी है। समीकरण हमारा क्या दिया हुआ है, v बराबर दिया है √p/d, v बराबर √p/d ये समीकरण है, इसे शुद्धता की जांच करनी है। ओके, तो अब देख लेते हैं। अब इसमें भी क्या करना है आपको, जैसे p क्या है, p है आपका
चाल, पी क्या है दाव, डी क्या है घनत्व। तो इनका आपको पहले बिंदीय सूत्र पता होना चाहिए कि तभी आप कर पाएंगे। तो ये आपको जैसे दाब, घनत्व, चाल, इनका सूत्र बिंदीय सूत्र आपको याद करके रखना है। जब ये आपका सूत्र याद रहता है बिंदीय सूत्र, तो आसान रह जाएगा। फिर कुछ नहीं करना, ये आपका सूत्र है, इसमें हमें बी का बिंदीय सूत्र रख दिया है, यहाँ पी अपॉन डी हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे इसको, ये आपका ऊपर चला जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, तो हमारा ये आएगा। हम देखेंगे LHS इक्वल टू RHS है, बाएं पक्ष की बीमा बराबर दाएं पक्ष की बीमा है, इसलिए ये समीकरण भी शुद्ध है। तो ये तैयार करके रखिएगा। ये इन चारों, दो अभी आपको अभी बताए, दो पिछली वीडियो बताए थे। ओके, 3 नंबर का जो पार्ट 1 था, तो उन 4 को मतलब टोटल तैयार करके रखिए, कोई ना कोई आपको जरूर आएगा। ओके, किसी के सेट में ये आ जाएगा, किसी सेट में वो मैंने आपको पहले वाला बताया वो आ जाएगा। तो तैयार आपको सब करके रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, अभिकेंद्री त्वरण से आप क्या तात्पर्य है? जब कोई गण क्षैतिज वृत्तीय मार्ग में गति करता है तो वेग का परिणाम अचल रहता है, परंतु गति की दिशा लगातार बदलती रहती है, अर्थात वेग परिवर्तित होता रहता है। गति में त्वरण होता है, त्वरण का परिमाप अचल रहता है, परंतु त्वरण की दिशा क्या है? सदैव वृत्तीय मार्ग की केंद्र की ओर होती है। इस त्वरण को क्या अभिकेंद्री त्वरण कहते हैं। तो बताया जा रहा है कि जब कोई भी कण क्या वृत्तीय मार्ग में क्या गति कर रहा है, तो उसका जो वेग होता है, वेग परिणाम होता है अचल होता है, मतलब परिवर्तित नहीं होता है इतना ज्यादा, लेकिन उसकी दिशा है वो क्या हर सेकंड इस प्रकार से क्या परिवर्तित हो रही है। इस वजह से क्या है अलग अलग दिशा में चाहे परिवर्तित हो रही है। तो इस ओके, तो त्वरण का जो परिणाम होगा हमेशा क्या है, मतलब जो त्वरण होता है वो आपका एक बार से स्थिर है। गति हमेशा क्या है उसकी बदलती रहती है, गति की दिशा बदलती रहती है, जबकि जो त्वरण होता है वो क्या रहता है अचल रहता है। तो लेकिन जो त्वरण होगा वो हमेशा क्या है जो वृत्तीय मार्ग का जो केंद्र होगा उसकी तरफ ही लगेगा। इस त्वरण को हम अभिकेंद्री त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक से 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दागी जाती है। बंदूक का प्रक्षिप्त वेग आपको ज्ञात करना है। तो प्रक्षिप्त वेग हमने यहाँ बंदूक का प्रक्षिप्त वेग कैपिटल B मान लिया, बंदूक का द्रव्यमान कैपिटल M मान के 10 किलोग्राम, गोली का द्रव्यमान स्मॉल m मान लिया, ग्राम में किलोग्राम में बदलेंगे तो आपको ये आ जाएगा। गोली का वेग हमने स्मॉल v से माना है, तो गोली का वेग स्मॉल v, गोली का द्रव्यमान स्मॉल m। ओके, बंदूक का द्रव्यमान स्मॉल m, बंदूक का वेग कैपिटल V, ये हमारा हो जाता है। हम संवेग संरक्षण के नियम से जानते हैं कि गोली के दागने से पहले का संवेग और गोली के दागने के बाद का संवेग क्या बराबर होगा। तो गोली के दागने से पूर्व संवेग क्या 0 ही था, गोली के दागने के बाद कुल संवेग कितना था? आपको बंदूक का संवेग प्लस आपको क्या गोली का संवेग दोनों को यहाँ जोड़ना पड़ेगा। फिर हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा ये आपका निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में आपको संबंध स्थापित करना है। तो कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में आपको संबंध दिया है, इसकी आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये आपका रहने वाला इस तरीके से आपको करना है। तो नेक्स्ट है किसी कणक पर आरोपित बल, ये आपका दिया हुआ है जिसकी स्थिति सदिश इस है, इस तरीके से है। तो इस बल का आपको बल आघूर्ण ज्ञात करना है। बल आघूर्ण आपको ज्ञात करना है। तो बल आघूर्ण का आपको फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं फॉर्मूला? बल गुणे होती है आपकी दिशा, यानी आपको क्या है दोनों का सीधे सीधे गुणा करना पड़ेगा। बल आघूर्ण बराबर होता है आपका बल गुणे स्थिति, बल गुणे आपकी स्थिति हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना है बल और स्थिति का गुणा कर देना है। तो ओके, तो इन दो का आपको गुणा करना पड़ेगा। अभी आपके सदस्य सदस्यों का गुणा आपसे बनना चाहिए। सदस्य का गुणा आपका इस प्रकार से रहने वाला है, सदस्य का गुणा आपको यहाँ करना है। नेक्स्ट है गुत्ती त्वरण और गुत्ती नीतांक में आपको अंतर बताना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। गुत्ती त्वरण यानी स्मॉल g, गुत्ती नीतांक यानी कैपिटल G। जो गुत्ती कण होता है मैं आपको पहले अलग अलग दोनों को मैंने समझा दिया है। पिछली वीडियो गुत्ती त्वरण देखा था, इस वीडियो में मैंने गुत्ती नीतांक आपको बताया है। गुत्ती त्वरण क्या होता है? गुत्ती त्वरण के कारण किसी पिंड से उत्पन्न त्वरण को क्या गुत्ती त्वरण कहते हैं। किसी पिंड से उत्पन्न जो त्वरण होता है वो गुत्ती त्वरण कहलाता है। जबकि गुत्ती नीतांक एकांक दूरी पर रखे दो एकांक द्रव्यमानों के पिंडों के बीच लगने वाला बल का जो आंकिक मान होता है वो क्या गुत्ती नीतांक कहलाता है। अभी ओके, तो ये दोनों ही हम अलग से पढ़ चुके हैं, तो अगर अलग से भी पूछा जाता तो भी आपसे बन जाएगा। इसके बाद इस स्मॉल g का मात्रक क्या होता है आपका? गुत्ती त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, जबकि अब एक कैपिटल G का मात्रक यहाँ पर स्किप कर दिया गया है। ओके, इसे आपको जरूर लिख देना है, यहाँ आपको लिख देना है। ओके, यहाँ ये छूट गया है। नेक्स्ट है स्मॉल g का मान कितना, औसत मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर माना जाता है। जबकि जो कैपिटल G का मान एक सार्वत्रिक नीतांक और इसका मान कितना होता है? 6.67 गुणे -10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है, इसका गणितीय रूप लिखिए। इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम आप जानते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे आपको तैयार करके रखना पूरा, जिस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना चाहिए पूरा दिया हुआ उस हिसाब से कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण दूसरे कण को आकर्षित करता है। किन्हीं भी दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उसके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के विकर्णानुपाती होता है। इस बल की दिशा दोनों कणों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तो इसे आपको तैयार जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एसआई पद्धति क्या है और एसआई
में पद्धति में मूल राशियों की मात्रक और आपको क्या संकेत लिखना है। पहले एसआई पद्धति क्या होती है, तो यह मात्रकों की एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है जो फ्रांसीसी नाम ले सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स का संक्षिप्त रूप है। यह MKS पद्धति भी परिवर्धित रूप है। अब एसआई पद्धति के मूल राशियों के मात्रक और संकेत हम देख लेते हैं। ये आपका दिया हुआ है, इस साइड लिखा है टोटल आपकी मूल राशि कितनी है 7, उनके मात्रक दिए, उनके संकेत दिए, याद करके भी आपको रखना है क्योंकि यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट पूछा जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है तो कैंडला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक है मोल, फिर विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ताप का केल्विन। इस तरीके से पूछ लिया जाए, संकेत भी आ सकता है, तो ये पढ़ के जरूर रखिएगा, ऑब्जेक्ट में तो आपका काम जरूर आएगा। नेक्स्ट सार्थक अंक से क्या अभिप्राय है, किसी राशि में सार्थक अंकों की गिनती किस प्रकार से कर दी जाती है। सार्थक अंक क्या है और सार्थक अंक में निकालना है, क्योंकि सार्थक अंक गिनती हम किस तरीके से करते हैं वो भी आपको यहाँ शॉर्ट में बताना है। तो किसी भौतिक राशि की यथार्थ पूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। किसी भौतिक राशि को अगर वास्तविकता में हमें उसे सही से व्यक्त करना है तो हम क्या है, जो अंकों को लाते हैं वो हमारे सार्थक अंक है। उदाहरण के लिए हम बात करें 0.007 में सार्थक अंक कितने हैं, सार्थक अंक केवल 1 है। अब कैसे पता लगाएंगे कि अभी की ये आपको एक बात जरूर आपको यहाँ तैयार करके रखिएगा। इसी बार से आपको कोई भी एक नंबर दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ 0.007, इसी बार से आपके ऑब्जेक्ट में कोई नंबर लिखा जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि बताओ इसमें कितने सार्थक अंक है, 1, 2, 5, 3, इस बार से आपका ऑब्जेक्ट में आएगा, ओके, विकल्प में आएगा, तो वो आपको पता होना चाहिए। सार्थक अंक किस प्रकार से आपको निकालना पड़ता है जरूर आपको सीख के रखने। यहाँ से दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव आना 100% फिक्स है, हर साल ही आता है कि आपको दे दिया जाएगा, या फिर आपको 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में आ सकता है कि आपको ये 2 नंबर में आएगा तो 2 आपको नंबर दे दिए जाएंगे, कहा जाएगा इनके सार्थक अंक लिखो, तो दोनों का आपको क्या सार्थक अंक लिख देना है, नंबर आपको तुरंत फिक्स हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्ट में आ जाए 2 नंबर में आता है, तो सार्थक अंक निकालना जरूर सीख लीजिएगा, इस टॉपिक को छोड़िएगा। बाकी बेसिक में से मैं आपको यहाँ बता देता हूँ किस तरीके की गणना की जाती है। तो सार्थक अंकों की गिनती करते समय हमें क्या है, सार्थक अंकों की गिनती करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान देना चाहिए। पहला, प्रथम आशून्य संख्या के बाईं ओर के सभी शून्य छोड़ दिए जाते हैं। प्रथम जो आशून्य संख्या है, जैसे पहले यहाँ हम देखें 0.002 मैंने लिखा, ओके, तो इसमें प्रथम आशून्य संख्या कौन है हमारी, आशून्य संख्या यानी जो शून्य ना हो, यानी जो 2 है हमारी क्या एक आशून्य संख्या है, 2 हमारे आशून्य संख्या है। तो इसके बाईं ओर जितने भी जो शून्य लगे होते हैं उन्हें हम क्या छोड़ देते हैं। तो पहला नियम क्या है, जो आपकी आशून्य संख्या है उसके बाईं ओर जितने भी 0 मिलेंगे उन्हें हमें छोड़ देना है, उनका महत्व नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट, दशमलव की स्थिति को ध्यान में नहीं रखते हैं, इसमें इतना दशमलव का इतना ज्यादा महत्व नहीं रहता है, ओके, दशमलव का महत्व नहीं रहता है, आशून्य संख्या का इसमें थोड़ा ज्यादा महत्व रहता है। नेक्स्ट है, 2 आशून्य संख्याओं के बीच के समस्त शून्य गिने जाते हैं। 2 आशून्य संख्याओं के बीच के जितने भी 0 आएंगे वो गिने जाएंगे। जैसे हम बात करें 2.002 में मैं पूछूं कितने आपके सार्थक अंक है, तो सार्थक अंक 4 होंगे, यानी यहाँ मैंने 2 0 को भी गिना है, 2 0 को भी गिना, क्यों गिना है, क्योंकि रूल हमारा कहता है 2 आशून्य संख्या 2 है और 2 है, ये 2 आशून्य संख्याओं के बीच में जितने भी 0 आएंगे, 2 0 आए हैं, ओके, तो वो सब हमें गिनना पड़ेगा। जबकि यहाँ रूल कहता था कि जो आशून्य संख्या के बाईं ओर जितने भी 0 है उन्हें छोड़ देना पड़ता है। ऐसे अंतिम आशून्य संख्या के दाईं ओर के सभी शून्य गिने जाते हैं। देखिए, जो आशून्य नंबर है, आशून्य नंबर के बाईं ओर के 0 छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन दाईं ओर के जो 0 होते हैं, दाईं ओर के 0 है उससे पीछे के 0 होते हैं, वो गिने जाते हैं, वो बताया जा रहा। अब यहाँ उदाहरण के लिए दिया है, राशि आपको ये दिया है 2.00420, ये सार्थक अंकों की संख्या बतानी है। तो इसमें हम सार्थक अंक देखें तो कितने हो जाएगा आपके सार्थक अंक, इसमें सभी आपके सार्थक अंक है, क्योंकि इनको भी हम गिनेंगे, इनको भी गिनेंगे, इन 0 को भी गिनेंगे, क्योंकि 2 आशून्य संख्याओं के बीच में बैठे हुए हैं। साथ ही हम क्या पढ़ के अभी आए इस वाले पॉइंट में कि दाएं और जितने 0 वो भी गिनेंगे, तो 0 को भी गिनेंगे, यानी टोटल 6 सार्थक अंक है। इस वाले में हम देखें, इस वाले में हम बात करते हैं, तो ये आशून्य नंबर हमने पकड़ लिया, इसकी बाईं ओर के 0 हमें नहीं गिनना है, उसका कोई मतलब नहीं है, पीछे का लेकिन मतलब होता है, यानी दाईं ओर के मतलब होता है, तो ये को ये इसका मतलब है और एक इसका मतलब है, यानी 2 है हमारे सार्थक अंक इस बार से। नेक्स्ट हमारा कितने घर्षण को कितने प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, तो घर्षण बढ़ाने के आपको यहाँ तरीके बताने हैं। तो बहुत चिकनी सतह जैसे हो गई बर्फ हो गया, पर क्या मिट्टी या बालू डाल देते हैं, चिकनी सतह है तो बर्फ में मिट्टी डालकर हम क्या है घर्षण बढ़ा सकते हैं। वाहनों के टायरों को आपने देखा होगा खांचेदार बनाए जाते हैं, साइकिल के टायर भी खांचेदार होते हैं, ओके, ताकि वो क्या सड़क पर अच्छे से चल सके। फिर जूतों के तले होते हैं वो क्या खुरदरे बनाए जाते हैं। मशीनों पर लगी बेल्ट पर चिपचिपा तरल पदार्थ डालकर क्या इन पर घर्षण बढ़ाया जाता है। जैसे चीनी मिट्टी के बर्तनों को पैक करने के लिए कागज की कर्तन का उपयोग क्यों किया जाता है, सिंपल है। अब चीनी मिट्टी के बर्तन मान लीजिए एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, तो उनके बीच में क्या है कागज की कतरन भरी जाती है, कागज की कर्तन भरी जाती है। ऐसे क्यों भरी जाती है, तो सिंपल कारण, जब एक स्थान से दूसरे स्थान का जा रहे हैं ये हमारे चीनी की बर्तन, ओके, तो
अब गाड़ी से जा रहे हैं तो भाई इनमें क्या है, गाड़ी पूरी चलेगी तो ये पूरे बर्तन इस प्रकार से हिलेंगे, पूरे बर्तन हिलेंगे, 2 बर्तन हिलेंगे तो आपस में क्या हम दोनों का घर्षण होगा। अगर आपस में घर्षण हो जाएगा, चीनी की मिट्टी आप जानते हैं बहुत ज्यादा चमकदार होते हैं, लेकिन जैसे घर्षण होगा तो इनमें क्या खरोंच आ जाएगी, खरोंच आ जाएगी, लाइनें बन जाएंगी। इसलिए इनमें क्या है, हम क्या कर देते हैं, कांच की कर्तन भर देते हैं ताकि इनमें क्या घर्षण ना हो और ये क्या सुरक्षित रहे। तो वही बातें यहाँ बताई जा रही, तो आपको क्या तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, यदि आप दोस्तों प्रॉपर पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की वाले महत्वपूर्ण का, तो आप क्या है क्लास 11 फिजिक्स का कोर्स ले सकते हैं। क्योंकि फिजिक्स का कोर्स ले लेंगे तो कंप्लीट दोस्तों आपको क्या है पीडीएफ मटेरियल प्राप्त हो जाएगा, जिससे आप आसानी से तैयारी कर पाएंगे। फीस बहुत भी कम है, और वैसे भी दोस्तों आप फिजिक्स 70 कूपन कोड अप्लाई करिएगा कोर्स लेते समय, तो 50 रुपये का और डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। यानी नाम आती फीस में कंप्लीट आपको क्या है ये फिजिक्स का मटेरियल मिल जाएगा, तो आसानी से आप क्या कम समय में ये तैयारी कर पाएंगे। जैसे कौड़ी बेग एवं रेखीय बेग में आपको संबंध आपको सिद्ध करना है, कम इंपॉर्टेंट है थोड़ा आपको, लेकिन इसे आपको पढ़ के जरूर आपको रखिएगा। कौणी बेग और देखिए बेग में आपको संबंध दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण किन किन कारकों पर निर्भर करता है, पहला पॉइंट है। दूसरा है द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो किसी जो पिंड का जड़त्व आघूर्ण किस पर निर्भर करता है, तो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और घूर्णन अक्ष के सापेक्ष पिंड के द्रव्यमान पर वितरण पर निर्भर करता है। नेक्स्ट द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं, तो किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जहां उस निकाय का समग्र द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है। द्रव्यमान केंद्र तो आप समझ गए, किसी भी निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जहां निकाय का समस्त केंद्र द्रव्यमान केंद्रित होता है। जब किसी निकाय का जहां निकाय का क्या है पूरा द्रव्यमान एक जगह स्थित है, केंद्रित है, वही क्या है द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। तो इसे भी आपको तैयार करके रखना है, तो ये कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको क्या है 3 अंक वाले महत्व कवर करा दिए हैं। ओके, तो तैयार करके रखिएगा। अब 4 नंबर वाले बस रह जाते हैं, तो आगे की वीडियो में दोस्तों हम क्या कवर कर लेंगे। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो से लाइक करें, सब्सक्राइब जो कर दिए, साथ में टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।